A very good morning. How are you all, students? Now I am here again with yet another lecture related to you know in democracy. लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होती है और इसके क्या-क्या प्रभाव है। तो पिछले लेक्चर में हमने यह भी डिस्कस किया था कि किस तरह से उत्तर भारतीय जो मजदूर वर्ग हैं जब वो उधर को जाते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे स्टेट्स में, असम में, जहां पर उनके साथ मारपीट की जाती है। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर ही आधारित था। बेल्जियम में देश के लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में है और फ्रेंच बोलते हैं। तो राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। तो फ्रेंच भाषी लोग जहां ज्यादा समृद्ध हैं, जबकि डच भाषी लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है, दोनों समूहों में तनाव बढ़ना ही था और जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में भी दिखाई पड़ा। तो यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है और दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। तो संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बड़ा अंतर है। पुनः भाषाई अंतराल भी बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष, तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। आप हर जगह देख सकते हो। अग्रणी जातियां एवं पिछड़ी जातियों के बीच झंझट होता रहता है। दलितों एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो बिहार में अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक तो नई पहचान भी निर्धारित हो, जातिगत जनगणना भी कराया गया। तो इन अंतर द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना इट्स ऑब्वियस, स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव इसकी उत्पत्ति हुई है, विभिन्नताओं एवं सामंजस्य में टकराव हो रहा है तथा लोकतंत्र का जो बदलता रूप है, जो स्वभाव है, वो सामाजिक विभाजनों में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। एक मुद्दा है जो जिसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद, अपना जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, पता है आपको। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, या आप व्यवसाय कर लो, कारोबारी बन जाओ, आपको मतलब भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अगर आप देखोगे, धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया। तो संविधान के एक प्रकाश में से साफ स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किया गया जो कृत्य था उस समय, निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है और जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।
दूसरा मुद्दा अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बहिर्गातों का आगमन होता रहे तो नगर और कस्बे की जनसांख्यिकी ये चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहां तमाम तरह की विकृतियां पैदा हो जाएंगी और इस कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाता है। फलतः इसका अस्तित्व संकट में हो सकता है। अतः उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधा वहां के जो नागरिक सुविधा है वो चरमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्यता की भावना पैदा होगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीति लाभ के लिए देश के सहिष्णुता और अखंडता की विचारधारा को चकनाचूर कर देगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुद्दा नंबर 3 या इसको भी हम देख ही लेते हैं कि अगर जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय। अतः नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय और स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। अतः मेरा मत है कि स्मिथ और कार्लोस और नॉर्मन की नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उनकी विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। ये जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतः परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का स्वरूप कैसा रहता है। थैंक यू।